आपके साथ पल्लवी तिवारी। शुरुआत करेंगे पहली खबर से। आपको बता दें 24 घंटों में 18 राज्यों में कोई भी मौत कोरोना वायरस से अभी तक सामने नहीं आई है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश समेत 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 24 घंटे में कोरोना विषाणु संक्रमण से कोई मौत नहीं हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को इस बारे में बताया। मंत्रालय ने बताया कि देश में संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर में लगातार सुधार देखा जा रहा है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 24 घंटे में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना से किसी की मौत की सूचना नहीं है। इनमें से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मणिपुर, लद्दाख, असम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, दादर नगर हवेली और दमन एवं दीव शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मरने वालों की संख्या इकाई अंक में रही। वहीं दिल्ली सहित का 7 राज्यों में सिर्फ एक ही मरीज की मौत हुई है। साथ ही आपको बता दें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बुधवार को कहा कि कोरोना विषाणु संक्रमण के लाखों टीकों से छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य और पहली पंक्ति के कर्मियों को दूर रखना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पर राजनीति करने वालों को देश के दूसरे राज्यों और बाकी दुनिया से सबक लेना चाहिए। हर्षवर्धन ने कहा कि जिस टीके की एक खुराक के लिए पूरी दुनिया तरस रही है, उसकी लाखों खुराकों से छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य और पहली पंक्ति के कर्मियों को दूर रखना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश भर में कोरोना टीके को 90 लाख से अधिक खुराक स्वास्थ्य और पहली पंक्ति के कर्मियों को दी जा चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि देश में एक दिन में कोरोना विषाणु संक्रमण के 11,610 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,09,37,320 हो गए। इनमें से 1,06,44,858 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। आपको बता दें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार की सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से 100 और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,55,913 हो गई है। पंजाब निकाय चुनाव में कांग्रेस की जबरदस्त जीत देखने को मिली। किसान आंदोलन के बीच पंजाब में हुए स्थानीय निकायों के चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने जबरदस्त जीत दर्ज करते हुए प्रदेश के 8 नगर निगमों और 109 में से 87 नगर परिषदों और नगर निकायों में जीत का परचम लहराया। 3 कृषि कानूनों के पारित होने के बाद यह पहले अहम चुनाव थे जिनके नतीजे बुधवार को घोषित किए गए। कांग्रेस ने न केवल विधानसभा में अपने मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी को पटकनी देने के साथ ही भाजपा और शियद को भी बुरी तरह से हराया है, जो पूर्व में गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ते आए थे। आपको बता दें कृषि कानूनों पर वैचारिक मतभेद के चलते उनकी राहें जुदा हो गई और दोनों ने निकाय चुनाव भी अलग अलग लड़ा। इसका नुकसान भाजपा को यह हुआ कि उसके पठानकोट, सुजानपुर, बटाला और अबोहर जैसे मजबूत किले भी ध्वस्त हो गए। रेलवे स्टेशन पर बम हमले में बंगाल के मंत्री घायल हो गए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में निमटीटा रेलवे स्टेशन पर बुधवार रात अज्ञात हमलावरों द्वारा बम से किए गए हमले में श्रम राज्य मंत्री जाकिर हुसैन गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि मंत्री के साथ मौजूद कम से कम 2 और लोग भी इस हमले में घायल हुए हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हुसैन स्टेशन के 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर रात करीब 10 बजे कोलकाता जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, तभी उन पर हमला हुआ। उन्होंने बताया कि अज्ञात हमलावरों ने मंत्री पर कई बम फेंके। मंत्री के पैर में चोट पहुंची है। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। तृणमूल की मुर्शिदाबाद जिला इकाई के अध्यक्ष अबू ताहिर खान ने बताया कि हुसैन और अन्य दोनों घायलों को जंगीपुरा उप संभागीय अस्पताल ले जाया गया। एमजे अकबर मानहानि मामले में प्रिया बरी हो गई है। दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर के आपराधिक मानहानि मामले में पत्रकार प्रिया रमानी को बुधवार को बरी कर दिया।
साथ ही अदालत ने कहा कि एक महिला को दशकों बाद भी किसी मंच पर अपनी शिकायत रखने का अधिकार है। रमानी ने अखबार के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। अकबर ने उन आरोपों को लेकर रमानी के खिलाफ 15 अक्टूबर 2018 को यह शिकायत दायर की थी। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडे ने अकबर की यह शिकायत की खारिज कर दिया कि रमानी के खिलाफ कोई भी आरोप साबित नहीं किया जा सका। अदालत ने अपने आदेश के खिलाफ अपील किए जाने की स्थिति में रमानी से 10,000 रुपए की जमानत राशि भी जमा करने को कहा। रमानी ने फैसले के बाद कहा कि अदालत में सच्चाई की जीत होने पर अच्छा महसूस होता है। अदालत ने कहा कि समाज में ऊंचा दर्जा देने के रखने वाला व्यक्ति भी यौन उत्पीड़न हो सकता है। अदालत ने अकबर और रमानी के वकीलों की दलीलें पूरी होने के बाद 1 फरवरी को अपना फैसला 10 फरवरी के लिए सुरक्षित रख लिया था। किसानों का 4 घंटे का रेल रोको आंदोलन आज होगा। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने गुरुवार को 4 घंटे का रेल रोको अभियान का ऐलान किया है। इसके मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय और रेलवे के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। रेलवे ने देश भर में रेलवे सुरक्षा विशेष बल की 20 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की हैं। दूसरी ओर किसान भी चौकस हैं। किसान संगठनों ने उपद्रवियों पर अंकुश रखने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को खास चेतावनी जारी की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि कानूनों को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर पिछले सप्ताह रेल रोको अभियान की घोषणा की थी। एसकेएम ने कहा था कि देश भर में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रैली की आवाजाही को अवरुद्ध किया जाएगा। किसान नेताओं के मुताबिक रेल रोको आंदोलन शांतिपूर्वक तरीके से किया जाएगा। आपको बता दें कि 4 घंटे तक सभी रूट की गाड़ियों का आवागमन प्रभावित होगा। सभी राज्यों की इकाइयों को खास हिदायत दी गई है कि वे रेल रोकने के दौरान किसी तरह की हुल्लड़बाजी न करें। किसान अपना झंडा और बैनर लेकर पटरी पर बैठ जाएंगे। इस दौरान अगर किसी यात्री को कोई परेशानी होती है तो किसान उसकी मदद करने की हर संभव कोशिश करेंगे। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर हिंसा के दौरान तलवार लहराने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लाल किला हिंसा मामले में मुख्य वांछित आरोपियों में से एक है। उसकी पहचान 30 साल के मोनिंदर सिंह उर्फ मोनी के तौर पर की गई है। आरोपी गली नंबर 9 सिंधी कॉलोनी स्वरूप नगर का रहने वाला है। मोनी को पुलिस ने मंगलवार शाम करीब 7:45 बजे सीडी ब्लॉक पीतमपुरा से गिरफ्तार किया। इसकी निशानदेही पर दोनों तलवारें जब्त की ली गई हैं, जिसे उसने हिंसा के दौरान लाल किले पर लहराया था। स्थानीय लोगों से मिले विदेशी राजनयिक। जी हां, कई यूरोपीय और इस्लामी सहयोग संगठन देशों के 26 राजनयिकों के समूहों का जम्मू कश्मीर का 2 दिवसीय दौरा बुधवार से शुरू हो गया, जो केंद्र शासित प्रदेश में खासकर हाल में ही हुए जिला विकास परिषद चुनाव के बाद की सामान्य बताए जा रहे नागरिक प्रशासन स्थिति का जायजा ले रहा है। प्रतिनिधि मंडल को जमीनी स्तर पर लोकतंत्र सुनिश्चित करने और जम्मू कश्मीर में पंचायतों को वित्तीय शक्तियां प्रदान कर उन्हें मजबूत बनाने की सरकार की जिम्मेदारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एक व्यस्त राजमार्ग पर प्रेशर कुकर के अंदर संदिग्ध आईईडी का समय रहते पता लग जाने से बुधवार को एक बड़ा हादसा टल गया। अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी। साथ ही आपको बता दें, श्रीनगर के दुर्गनाग इलाके में आतंकियों ने एक ढाबे के बाहर हमला किया। आतंकियों ने आकाश मेहरा पर उनकी दुकान कृष्णा ढाबे में गोलीबारी की। मेहरा को घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया है। बता दें कि उनके सीने में गोली लगी है। बंबई हाईकोर्ट से निकिता को मिले अग्रिम जमानत। बंबई हाईकोर्ट ने किसानों के प्रदर्शन से जुड़े टूलकिट मामले की एक संदिग्ध आरोपी और वकील निकिता जैकब को बुधवार को ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी है। यह मामला जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग द्वारा साझा किए गए टूलकिट से संबद्ध है। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पीडी नाइक ने जैकब को राहत पाने के लिए दिल्ली से बरी कर दिया है।
आपको बता दें कि टूलकिट मामले में निकिता को गिरफ्तार किया गया था। शांतनु मुलक के पिता ने कहा कि दिल्ली पुलिस हार्ड डिस्क ले गई। दिल्ली पुलिस के कर्मी होने का दावा करने वाले 2 लोगों ने बिना किसी तलाशी के वारंट जारी किया था। कामधेनु विज्ञान को बढ़ावा देने की पहल। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश भर के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से कहा है कि वे गौ विज्ञान पर होने जा रही राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन परीक्षा में विद्यार्थियों को स्वेच्छा से शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें। इस परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय कामधेनु आयोग करेगा। इस परीक्षा के लिए 20 फरवरी तक पंजीकरण किया जा सकता है। आपको बता दें कि कामधेनु गौ विज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा 25 फरवरी को होगी, जिसके लिए कोई पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस परीक्षा में प्राथमिक विद्यालयों से लेकर माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। इसके अलावा आम जनता से भी कोई व्यक्ति इस परीक्षा में शामिल हो सकता है। परीक्षा के तुरंत बाद परीक्षार्थियों को परिणाम का पता चल जाएगा। वहीं यूजीसी के सचिव रजनीश जैन ने कुलपतियों को लिखे पत्र में कहा है कि वे अखिल भारतीय ऑनलाइन कामधेनु गौ विज्ञान प्रचार प्रसार परीक्षा में स्वेच्छा से शामिल होने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें। इस संबंध में अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक जानकारी पहुंचाने के लिए प्रचार का उपयोग करें। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने 5 जनवरी को एक अधिसूचना में कहा था कि इस परीक्षा का उद्देश्य सभी भारतीयों के मन में गायों के बारे में जिज्ञासा पैदा करना और उन्हें गायों की उन क्षमताओं के बारे में बताना है कि गाय अगर दूध देना बंद भी कर दे तो भी वह व्यवसाय के कितने अवसर दे सकती है। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़े दामों को वापस लेने की मांग की जा रही है। भारतीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को कनॉट प्लेस में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ प्रदर्शन कर मूल्य वृद्धि को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारी कनॉट प्लेस के आउटर सर्किट में जमा हुए और अपनी मांगों के प्रति ध्यान आकर्षित करने के लिए साइकिल चलाई। उन्होंने क्रिकेटरों द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक पहन रखी थी। उन पोशाकों के जरिए वह बताना चाहते थे कि पेट्रोल और डीजल की कीमत अब शतक के करीब है। भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीबी ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडर के दामों में फिर वृद्धि करके भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें आम लोगों की दिक्कतों की परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि आम लोग महंगाई से बेहद प्रभावित है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कमी आने के बाद भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में वृद्धि होने के बाद सोमवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार 7वें दिन बढ़ोतरी हुई। नर्सरी में दाखिले की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने 18 फरवरी यानी कि आज से नर्सरी कक्षा में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें कि दिल्ली में नर्सरी कक्षा में दाखिले की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। इसी के साथ ही आज के गुड मॉर्निंग भारत में आपके लिए इतना ही। फिलहाल देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।